ओके, यस, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस जो हमें इम्यून कर देता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में एक एंटीबॉडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इम्यूनिटी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एंटीबॉडीज़ का ही है। और एंटीबॉडीज़ का इतना बड़ा रोल क्यों है? क्योंकि एंटीजन जो है, अगर पैथोजन मिलियंस ऑफ अमाउंट में आएगा तो उसको उसके अगेंस्ट मिलियंस ऑफ मैक्रोफेजेस नहीं है, उसके अगेंस्ट मिलियंस ऑफ मोनोसाइट्स नहीं है। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस तो कुछ थाउजेंड्स में ही होते हैं, 1000 और 2000 मिला के टोटल। ठीक है, तो अगर मिलियंस ऑफ अमाउंट में पैथोजन आ रहा है तो उसको रोका कैसे जाए, उसको सेल के अंदर एंट्री करने से कैसे रोका जाए? क्योंकि टी सेल्स जो होते हैं वो तो और भी कम होते हैं, थाउजेंड्स में से भी कम होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स बहुत कम होते हैं। अब बी सेल अपॉन एक्टिवेशन ये प्रोलिफरेट करते हैं और ये एंटीबॉडी सीक्रेट करने वाले प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं। एंटीबॉडीज मिलियंस ऑफ अमाउंट में रिलीज की जा सकती है। व्हाट एंटीबॉडीज डू इज ये ट्रैप कर लेती है उस एंटीजन को, और ट्रैप करने के बाद उसको सेल के अंदर जाने से रोक देती है। उसके बाद दे अट्रैक्ट द फैगोसाइट्स। अब फैगोसाइट्स कम अमाउंट में हैं तो इनको टाइम लगेगा कि हर एक एंटीबॉडी पे जो बाउंड पैथोजन है उसके पास जाके उस पैथोजन को खाने में। हो सकता है उसको 7 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेकिन एटलीस्ट उस एंटीबॉडी की वजह से वो पैथोजन सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। आप समझ रहे हो? उस एंटीबॉडी ने क्या किया कि मैक्रोफेजेस ने बोला भाई मैं तो सिर्फ 100 के नंबर में हूँ और ये पैथोजन तो 1 लाख आ गए हैं, मैं क्या करूँ? मैं इनको नहीं खा सकता। जब तक मैं 100 को खाऊंगा बाकी सारे तो सेल के अंदर जा चुके होंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एंटीबॉडीज ने बोला रुको, ये 1 लाख है ना, मैं भी 1 लाख बन जाती हूँ और मैं इन 1 लाख के 1 लाख को रोक लूंगी। मैं 50,000 भी बन जाऊंगी तो मेरे पास 2 को रोकने की क्षमता है। मैं 2 को पकड़ के रखूंगी। ठीक है, तुम आते जाना और खाते जाना। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? तुम्हें 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन तब तक मैं इनको पकड़ के रखूंगी और मैं इनको सेल के अंदर जाने से रोकूंगी। ठीक है, तब तक टी सेल्स भी आ जाएंगे। टी सेल्स भी जो है, कुछ जो चले जाएंगे सेल्स के अंदर, टी सेल्स उनको मार देंगे। ठीक है, टी सेल्स भी अमाउंट में कम है, वो भी अगर मैक्रोफेजेस 1000 हैं, 100 हैं, तो टी सेल्स भी अराउंड 80-90 ही हैं। ठीक है, तो पैथोजन तो बहुत हाई अमाउंट में अंदर आया है। तो एंटीबॉडीज जो होती है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बिकॉज दे ट्रैप द एंटीजन, दे ट्रैप द पैथोजन एंड प्रिवेंट देयर एंट्री इनसाइड द सेल्स। अगर वो एंट्री नहीं होने देगी तो पैथोजन जो है वो आपका मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी बॉडी को इम्यून कर रहे हो अगेंस्ट अ डिजीज कॉजिंग एजेंट कॉल्ड एज पैथोजन। ठीक है, ये एबिलिटी नहीं है, दिस इज अ प्रोसेस। आपने एक प्रोसेस क्रिएट किया अपनी बॉडी के लिए के अंदर, जिसकी वजह से आप इम्यून हो गए हो। जो एक नेचुरल एबिलिटी होती है अगेंस्ट द पैथ टू प्रिवेंट डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। बट इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस जो कि अल्टीमेटली आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इम्यूनिटी इज द नेचुरल एबिलिटी of the body to fight against, to prevent disease, but immunization is a process जो कि ultimately leads to immunity. Now immunization can be active and can be passive. ये depend करता है कि बस immunization का concept सारा का सारा antibodies पे based है। antibody अगर body खुद बना रही है ना, खुद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और खुद एंटीबॉडी बना रहा है तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। और अगर हम बाहर से बनी हुई एंटीबॉडीज अगर हम पास कर रहे हैं तो वो पैसिव इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है कि इम्यून सिस्टम बॉडी का खुद एक्टिवेट हो रहा है और वो एंटीबॉडीज बना रहा है। अब वो एक्टिवेट कैसे होगा? या तो नेचुरल कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो एक्टिवेट होएगा बॉडी का इम्यून सिस्टम, या हम उसको आर्टिफिशियली एक्टिवेट कराएं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं अभी, जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं कोवैक्सीन या कोविशील्ड, उसमें क्या है कि उसमें हम पैथोजन जो कोरोना वायरस है उसका एक छोटा सा टुकड़ा डाल रहे हैं, दैट इज एक्टिंग एज एन एंटीजन। और ये एंटीजन जो है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करने को मजबूर कर रहा है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस
उसके अगेंस्ट रिएक्ट करके एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके रख रहा है, जिससे कल को जब वो कोरोना वायरस आएगा तो ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने को रेडी प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके पास मेमोरी होगी उसकी। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव का मतलब बस ये है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और वो खुद एंटीबॉडी बना रहा है, या तो नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीन डालने की वजह से। पैसिव का मतलब ये है कि वी आर इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम आउटसाइड। हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं, हम बस डायरेक्टली एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, जैसे प्लाज्मा थेरेपी कर रहे थे हम, उसमें हम एंटीबॉडीज डाल रहे थे। तो नेचुरली कैसे हो सकता है कि जैसे मम्मी से बच्चे को मिलती है थ्रू डिलीवरी के टाइम पे नहीं, थ्रू प्रेगनेंसी के टाइम पे आईजीजी टाइप की जो एंटीबॉडी होती है, जो हमारे ब्लड में मैक्सिमम अमाउंट में है लेकिन स्मॉलेस्ट होती है, और वो प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस कर जाती है। ठीक है, क्लोस्ट्रम के अंदर जो होता है वो आपका आईजीए एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये एंटीबॉडीज जो है बच्चे के अंदर जा रही है और बाहर से बन के आ रही है, बच्चे की बॉडी नहीं बना रही है, बाहर से बन के आ रही है। सो इट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। और क्योंकि ये नेचुरली हो रहा है, हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है इसके अंदर, तो ये एक नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन है। आर्टिफिशियल का मतलब तब होता है जब हम जानबूझ के एंटीबॉडीज डाले किसी के अंदर। जैसे टेटनस, किसी को चोट लगी है, अब उसके अंदर टेटनस का बैक्टीरिया जा सकता है। टेटनस का बैक्टीरिया जाने के लिए हम क्या करते हैं कि कभी कल को इसको टेटनस का बैक्टीरिया अगर चला गया हो तो वो टेटनस कॉज करे, इससे पहले ही हम उसके अंदर एंटीबॉडीज डाल देते हैं अगेंस्ट द टेटनस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो टेटनस डिजीज होने नहीं देगा। तो जो इंजेक्शन लगता है ना, टेटनस का इंजेक्शन, दैट इज एंटी टेटनस सीरम। सीरम होता है, ठीक है। जैसे ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर द सॉलिड पोर्शन। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आरबीसीज आती हैं, डब्ल्यूबीसीज आती हैं, प्लेटलेट्स आती हैं। प्लाज्मा के अंदर मेजरली वाटर होता है 95%, और बाकी कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अगर हम उसके अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दे, फिब्रिनोजन को अगर हम हटा दे, तो वो सीरम कहलाता है जो प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब सीरम बेसिकली आप इसको प्लाज्मा समझो, ठीक है, बट सीरम और प्लाज्मा में फ़र्क ये होता है कि प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो फिब्रिनोजन होता है ना, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, दैट इज़ द ओनली क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज़ एब्सेंट फ्रॉम सीरम। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो एंटी टेटनस सीरम एंड एंटी वेनस सीरम, जब आपको स्नेक बाइट होती है तब भी आपको एक इंजेक्शन लगता है, उसके अंदर भी आपके अंदर एक सीरम पास किया जाता है जिसके अंदर ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये जो इम्यूनाइजेशन का जो कंसेप्ट है, बेसिकली इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट जो है ये एंटीबॉडीज पे डिपेंडेंट है। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है तो हम उसे कहेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और अगर हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बाहर से डाल रहे हैं तो उसे कहेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, पैसिव नेचुरली भी हो सकता है जब मम्मी से बच्चे के पास अपने आप चली जाती हैं, आर्टिफिशियल हो सकता है जब हम इंजेक्शन देते हैं। एक्टिव मतलब इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज जनरेट कर रहा है, नेचुरल मतलब जब हमारे पास नेचुरली कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी एंटीबॉडीज जनरेट होती है, और आर्टिफिशियल जब हम वैक्सीन देते हैं। अब वैक्सीनेशन का प्रोसेस, वैक्सीनेशन इज व्हाट, वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन टू अ पेशेंट सो दैट उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके रखे फॉर फ्यूचर एनकाउंटर। ठीक है, लेकिन इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इम्यूनाइजेशन के अंदर एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी होता है, पैसिव भी होता है। एक्टिव के अंदर आर्टिफिशियल टाइप में आता है वैक्सीनेशन। सो इम्यूनाइजेशन इज द एंटायर अम्ब्रेला। ये एक प्रोसेस है जिसकी एंड रिजल्ट क्या होता है? इम्यूनिटी बनना, हमारी बॉडीज में, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का आना, या तो वो हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस किया है या वो बाहर से आई है। लेकिन वैक्सीनेशन एक छोटा सा पार्ट है इम्यूनाइजेशन का, जिसमें हम वैक्सीन देके पेशेंट के इम्यून सिस्टम को ज़बरदस्ती एक्टिवेट करवा रहे हैं कि वो
एंटीबॉडीज खुद बनाए, ठीक है। सो इम्यूनाइजेशन इज नॉट इक्वल टू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन में हम या तो पैथोजन, कोई लाइव पैथोजन ले लेंगे लेकिन उसको वीक कर देंगे, या हम पैथोजन को लेंगे और उसको इनएक्टिव कर देंगे कि वो डिजीज ही नहीं कॉज कर सकता, या हम पैथोजन का कोई भी एक सब यूनिट ले लेंगे, नॉन लिविंग पार्टिकल, जिसे हम कहेंगे हम एंटीजन। तो वैक्सीन किसी भी तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है। नाउ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करता है वो दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी। जो फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर होता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जब फर्स्ट टाइम एक्टिवेट होता है तो वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम सेकेंड टाइम सेम पैथोजन से एक्टिवेट होता है तब उसको कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आपकी आईजीएम एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और आईजीजी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। आईजीजी आर मोर स्पेसिफिक देन आईजीएम। तो जब आईजीजी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगी तब हम कहेंगे कि ये एक बहुत ही इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिसिटी ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी इज द मैक्सिमम। आईजीएम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो बहुत कम होती है स्पेसिफिक, लेकिन बहुत कम होती है कंपेयर टू आईजीजी, ठीक है। तो जो हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें आईजीजी का लेवल देखो कितना कम है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर देखो आईजीजी का लेवल कितना ज़्यादा है। तो मोर स्पेसिफिक कौन हुआ? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब आईजीजी का अमाउंट कितना ज़्यादा है इसके अंदर और आईजीजी का अमाउंट कितना कम है इसके अंदर। तो अबंडेंट कौन सा हुआ इम्यून रिस्पॉन्स? अबंडेंट मतलब अमाउंट में सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ इम्यून रिस्पॉन्स? ज़्यादा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब आईजीजी बनने के लिए 7 से 28 दिन के बीच में 7वें दिन आईजीजी बनना शुरू होती है। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बिकॉज पहले से ही मेमोरी थी इसलिए ये 3rd डे से या 2nd डे से ही आईजीजी बनना शुरू हो जाती है। तो रैपिड रिस्पॉन्स कौन सा हुआ? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक बहुत ही सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट करता है बिकॉज ऑफ द मेमोरी, वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एक हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके दो हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स मैम आपसे पूछ सकती है वाइवा में, बेटा हाइटेंड का मतलब क्या है? तो आप ये नहीं कहोगे मैम बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इज अ वेरी वेग वर्ड। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? इसका मतलब हाइटेंड का मतलब ये है कि मोर रैपिड, मतलब जल्दी एंटीबॉडीज बहुत जल्दी बनेगी, और मोर अबंडेंट आईजीजी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी कंपेयर टू द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज का जनरेशन का जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, 4थे से 5वें दिन के बीच में आईजीएम बननी शुरू होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लैग फेज है वो बहुत कम है, 2-3 दिन ही आईजीजी बननी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में। यहाँ पे जो सेल्स जो स्टिमुलेट होते हैं वो बी सेल स्टिमुलेट होते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार एनकाउंटर हो रहा है तो बी सेल स्टिमुलेट होंगे। यहाँ पे कौन स्टिमुलेट होते हैं? मेमोरी बी सेल स्टिमुलेट होते हैं। ये एक इसके अंदर डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का ग्राफ आपको पूछा जा सकता है, पेपर में बनाने के लिए भी आ सकता है। अब एलर्जी क्या होती है? एलर्जी के केस में क्या होता है कि कुछ एंटीजेंस होते हैं हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करती है, उन एंटीजेंस को बोला जाता है एलर्जेंस, ठीक है। ये आईजीजी में जो एलर्जी के अंदर जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है उसको बोला जाता है आईजीई एंटीबॉडी। और एलर्जी के अंदर वेसोडाइलेशन होता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होती है। अब अगर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रही है तो बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स आएंगे पिक्चर के अंदर, बिकॉज दे आर द सेल्स दैट सिक्रीट अ सब्सटेंस दैट produces inflammation that is called as histamine, ठीक है। अब जैसे कि क्या हुआ कि ये मैंने बनाई है एक आईजीई, इसके ऊपर बाइंड किया एक एलर्जन, ठीक है।
अब जैसे ही इस पे बाइंड करेगा, आप तो कहोगे कि मैम आपने कहा था कि जैसे ही कोई एंटीजन बाइंड करता है ना एंटीबॉडी से, तो इमिडिएटली ना फैगोसाइट्स आके बाइंड कर जाते हैं एंटीबॉडी से। लेकिन अगर आईजीई के ऊपर कोई एंटीजन बाइंड करता है ना, तो फैगोसाइट्स आके बाइंड नहीं करते, उसकी जगह पे बेसोफिल्स या मास्ट सेल्स आके बाइंड करते हैं। और जब ये आके बाइंड करते हैं इससे, तो ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स एक्टिवेट होके दे स्टार्ट सिक्रीटिंग हिस्टामिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन क्या होता है, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन भी करता है, प्लस यहाँ पे लिख लेना इट कॉजेज वेसो डायलेशन ऑल्सो। एंड वेसो डायलेशन कब कॉज करता है, इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है एलर्जी के अंदर। फॉर एग्जांपल एज्मा के केस में देखो क्या होता है, एस्थमा को अब एज्मा बोलते हैं। एज्मा के केस में क्या हुआ कि एलर्जन आया और हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर वेसोडाइलेशन हुआ। वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था ना ब्रोंकियोल का, उसका लूमेन इतना था, और ये उसकी जो थी ना म्यूकोसा लेयर थी। अब इसके अंदर नॉर्मली इतनी स्पेस थी बीच में। अब क्या हुआ, वेसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, ये म्यूकोसा लेयर इतनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी इतनी हो जाएगी। तो वेसोडाइलेशन होने की वजह से ब्रोंक्यूल्स जो थी वो सिकुड़ गई, उनके अंदर का जो लूमेन था, जो एयर पास करने की जो जगह थी, वो सिकुड़ गई। ठीक है, वो सिकुड़ने की वजह से हम कहते हैं कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन के मतलब सिकुड़ गया। और कौन सिकुड़ा, ब्रोंक्यूल सिकुड़ गए। लेकिन ये हुआ किसकी वजह से है, वेसोडाइलेशन की वजह से। वेसोडाइलेशन का मतलब ब्लड बढ़ गया एक जगह पे, उसने सूजन कर दी, और उस सूजन की वजह से उस जगह से जो एयर पास होती थी उसको जगह ही नहीं मिली, और ब्रोंक्यूल सिकुड़ गई, उनका लूमेन सिकुड़ गया, जिसकी वजह से एयर पास नहीं हो पा रही है। एक बार अंदर हवा ले ली, एलर्जन आ गया, अब इतनी सूज गई अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं कि अब वो जो अंदर की हवा है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। बाहर नहीं निकल पाएगी तो नई हवा नहीं आएगी। तो जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है एस्मा के अंदर, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन इनहेलेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन एक्सलेशन। एक्सलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो इनहेलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एलर्जी में आपको ये समझना है कि एलर्जी के अंदर आईजीई एंटीबॉडीज होती हैं, और आईजीई एंटीबॉडीज सिर्फ और सिर्फ एलर्जेंस को बाइंड करती हैं। और जब कोई आईजीई एंटीबॉडी एक एलर्जन को बाइंड करते हुए दिख गई, तो उसके ऊपर आके फैगोसाइट्स का भी बाइंड नहीं करते, उस पर आके बाइंड करते हैं बेसोफिल्स या मास्ट सेल्स। और बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स बाइंड करते ही अपने अंदर से हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, एंड हिस्टामिन लीड्स टू एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने की वजह से उस जगह का सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जनरली ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है उसका कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, बट ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाता है। ठीक है, सेरोटोनिन एक वेसो कंस्ट्रिक्शन की तरह भी एक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ भी सकता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट भी कर सकता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ इन्फ्लामेशन इट एक्ट्स एज अ वेसो डायलेटर अलोंग विद हिस्टामिन। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन्स ड्रग देते हैं, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, और आजकल क्या है कि पहले बच्चे जो होते थे, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे जो लोअर जो क्लास होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वो बाहर खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खेल रहे हैं, किस किस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं। तो दे आर ऑन डेली बेसिस दे आर एक्सपोज टू अ नंबर ऑफ पैथोजेंस, और उनके अंदर मेमोरी जनरेट होती रहती है। लेकिन जो इकोनॉमिकली बेटर क्लास होती है ना, वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखनी है। मिट्टी में नहीं खेलना, गिरना नहीं है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बाहर का नहीं खाना। तो क्या होता है कि वो जो है उनके अंदर दे आर नॉट एक्सपोज टू पैथोजन ऑन अ डेली बेसिस, जितने की दूसरे बच्चे या पुराने ज़माने के बच्चे हुआ करते थे। हम भी अपने टाइम पे इतना मिट्टी से खेलते थे,
और इतना हम बाहर खेलते थे और से मिट्टी के हम लड्डू बनाते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी क्योंकि हम डेली बेसिस पे पैथोजन से इन्फेक्ट होते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो तो आजकल के बच्चे बस ट्यूशन्स पढ़ने जा रहे हैं और जो है खेल नहीं पा रहे हैं, सो दे आर नॉट एक्सपोज टू दैट पैथोजेनिक इन्वायरमेंट, तो उनके अंदर वो मेमोरी अभी तक जनरेट नहीं हुई है जो हमारे टाइम पे 10 साल की उम्र में जनरेट हो जाया करती थी, क्योंकि हम रोज़ मिट्टी में खेला करते थे। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग रिटन इन योर बुक जो मैंने आपको समझाया है। मेमोरी का सारा खेल है ये। अब ऑटो इम्यूनिटी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी जो है अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देती है। एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स का जिक्र करना इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी वो होते हैं जहाँ पे बी और टी सेल्स बनते हैं या मैच्योर होते हैं। बी और टी सेल्स बिकॉज दे आर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, तो ये हमेशा बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होंगे। सो बोन मैरो इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, और लेकिन जो बी सेल्स होते हैं वो मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, इसलिए उनको बी सेल्स कहा जाता है। टी सेल्स थाइमस में मैच्योर होते हैं, इसलिए उनको टी सेल्स कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप हिस्ट्री में देखो तो बी सेल्स को बी सेल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड इन द बर्सा ऑफ फैब्रिशियस इन बर्ड्स। इसलिए जो जिस साइंटिस्ट ने एक टाइप के ब्लड सेल्स को डिस्कवर किया था बर्सा फैब्रिशियस के अंदर, तो जो भी उसने वो ब्लड सेल्स देखे थे उसका नाम रख दिया बी सेल, क्योंकि वो बर्सा के अंदर दिखे थे। लेकिन हम अब कहते हैं कि बी सेल्स को बी सेल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर produced in the bone marrow and they mature also in the bone marrow, and T cells are called as T cells because they produced in the bone marrow but they mature in the thymus. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पे एक्चुअली किलिंग होती है लिम्फोसाइट्स के बीच में और एंटीजेंस के बीच में, आइदर थ्रू एंटीबॉडीज और आइदर डायरेक्टली थ्रू टी सेल्स बाय द रिलीज ऑफ परफोरिन्स एंड ग्रांजाइम्स। इसके अंदर बेटा ये जो माल्ट और गाल्ट है ना, माल्ट और गाल्ट ये ज़रूर ऐड कर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सो नाउ वी आर कम्प्लीटली आई थिंक डन विद द चैप्टर 8। कल हम क्लास रखेंगे और डिस्कस करेंगे उसके ऊपर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आज वीडियो सुन लेना, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूँगी।